नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिंदी विषय का 10वीं कक्षा का अध्यापन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे अगला पाठ। हमारी इकाई का पाठ 5वां, गोवा जैसा मैंने देखा, और इस पाठ के लेखक है विनय शर्मा। तो दोस्तों हम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर ग्रह, हरियाली से युक्त बेहद सुंदर और आकर्षक धरती पर निवास करते हैं। प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है, तोहफा है। सुंदर पुष्प, आकर्षक पक्षी, सुंदर प्राणी, वनस्पति, नीला आकाश, सुंदर सुंदर फूल, भूमि, समुंदर, जंगल, पर्वत, पठार, सूरज और चांद इस सुंदर प्रकृति का हिस्सा है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत आकर्षक है, मनमोहक है। तो दोस्तों, यह एक प्रवास वर्णनात्मक पाठ है। लेखक ने गोवा राज्य को भेंट दी थी और लेखक ने जो अनुभव व्यक्त किया, अनुभव लिया, इसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में सुंदर तरीके से किया है। तो दोस्तों, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन पूरी दुनिया में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गया है। भारतीय प्राच्य ग्रंथों में मानव के विकास, सुख, शांति व ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कि कहा है कि बिना पर्यटन मानव अंधकार प्रेमी बनकर रह जाएगा। धनी लोगों ने सदा से ही दुनिया की बड़ी इमारतों और कलाकृतियों को देखने, नई भाषाएं जानने, संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों की यात्राएं की है। और ऐसी ही यात्रा लेखक ने गोवा इस राज्य में की थी। उसका सुंदर वर्णन लेखक ने इस पाठ में शब्दांकित किया है। तो दोस्तों, देखते हैं हम पाठ गोवा। लेखक है विनय शर्मा। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। दोस्तों, लेखक कहते हैं, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा, जीवन शैली का आकर्षण ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सब परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तो दोस्तों, लेखक कहते हमें कि गोवा यह नाम सुनते ही जिसे पर्यटन करना पसंद है, जो सैलानी है, यह गोवा का नाम सुनते ही उस नाम की तरफ खींचे चले आते हैं, उस शहर की तरफ खींचे चले आते हैं। इसका कारण प्रमुख क्या है? यहाँ की प्रकृति, नैसर्गिक संपदा, आबोहवा, यानी जो हवा बहती है वह भी खूबसूरत है। और जीवन शैली कैसी है? मुक्त वातावरण जीवन शैली है। तो लेखक 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजास, लेखक कहते हैं कि 23 नवंबर को हम गोवा एक्सप्रेस से मडगांव पहुंचे।
तो सुबह का उजास हो गया था। उजास यानी उजाला। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। निजात पाना, मुक्ति पाना। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। इस प्रकार लेखक गोवा पहुंचे। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। एक रिसोर्ट में लेखक उनके परिवार के लोग ठहरे हुए हैं। आगे देखते हम। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। खाना पूर्ति करना यानी अपना नाम लिखना रजिस्टर में, जो होटल का रिसोर्ट का रजिस्टर होता है, एंट्री बुक, उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर सब लिखना पड़ता है। उसे कहते हैं खाना पूर्ति करना। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता देता हूँ। लेखक बताते हैं कि देखो कौन कौन सी है। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। गोवा राज्य 2 भागों में बटा गया है। कैसे? एक तरफ दक्षिण गोवा, दूसरी तरफ उत्तर गोवा, दोनों को जिले का दर्जा दिया गया है। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी गोवा में प्रमुख नदी है और गोवा की राजधानी है पणजी शहर। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। कसं आहे हवामान? उष्ण आणि दमट। उमस यानी गर्मी। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। म्हणजे बघा, कडक ऊन, हिरवळीने नटलेला मुंबई सारखं हवामान, पण चिपचिप नाही, उष्ण दमट नाही, अतिशय आल्हाददायी असं हवामान गोवा शहराचा आहे असं लेखक आपल्याला सांगतायत। बघा पुढे लेखक आगे कहते हैं, यो तो गोवा अपनी खूबसूरत सफीले रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। दोस्तों, वे कहते हैं शाम का वर्णन देखो आगे। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालिम बीच की ओर चले। लेखक गोवा के शाम का वर्णन करते हुए हमें कहते देखो आगे। लेखक और उनके परिवार के सदस्य, सब सगी जन, दोस्त बेनालियम बीच की ओर चल पड़े। लेखक हमें भी कहते कि आप भी चलिए, आप भी चलिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छुड़ गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे।
खूबसूरत समुद्र देखती मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम घर आने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। तो दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा बसा हुआ है और गोवा की जो शाम होती है वह बहुत ही खूबसूरत होती है। और जैसे जैसे गोवा शहर में शाम होती है, गोवा अपनी मस्ती में डूबने लगता है। सागर के तट पर चांदी जैसी रेत, नीलम जैसा पानी, चर्च, नारियल के पेड़ों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। दूर दूर तक विदेशी सैलानियों की भीड़ दिखाई देती है। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है। बीच पर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स चलते हैं। कई मोटरबोट राइडिंग हो रही है, लेखक ने ऐसा दृश्य देखा। तो कई पैराशूट राइडिंग। सैलानियों के लिए क्रूज एक अलग ही आकर्षण होता है। क्रूज अर्थात एक छोटे से स्टीमर में 100-150 लोग। संगीत की तेज धुन पर थिरकते हुए यह स्टीमर करीब 1 घंटे की घुमावदार परिक्रमा समुद्र से कराता है। इस प्रकार लेखक ने सुंदर शब्दों में गोवा के सुंदर शाम का वर्णन यहाँ पर वे करते हैं। देखते हैं हम आगे। आगे कहते हुए यह एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारों पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम मिलती ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी से नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। लेखक समुद्र किनारे ही बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा रात के समय। इस प्रकार इन्होंने शाम का वर्णन, रात का वर्णन हमारे इस पाठ में किया है। आगे देखते हैं हम। आगे कवि कहते हैं, लिखते हैं, अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण, सी फूड यानी मछली, जो समुद्र में जीव जंतु प्राणी मिल जाते हैं, उन्हें कहते हैं सी फूड, होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की यानी शाकाहारी भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब ढीली तो हो ही गई। यानी जो मांसाहारी भोजन होता है, नॉन वेज, वो गोवा में सस्ता मिलता है और शाकाहारी भोजन महंगा मिलता है। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम
लेखक को मालूम था कि गोवा में शाकाहारी भोजन कम होटलों में मिलता है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसा रिसोर्ट बुक किया था कि जहां पर आसानी से सहजता से शाकाहारी भोजन उपलब्ध हो। ऐसे ही वे रिसोर्ट में रुके हुए थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र से काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपने मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरे से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है और हमारे हिंदी फिल्म गोलमाल, अगर आपने देखी होगी वो सीक्वल सारे भाग, तो उसमें इसी बीच का सुंदर ऐसा वर्णन किया गया है। आगे देखते हम। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। आगे देखते हम क्या हुआ दूसरे दिन। शाम को क्या हुआ देखते हम। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा की सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। यह लेखक ने अनुभव लिया। हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छुड़ गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत था वह दृश्य, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। आगे देखते हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम की रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया।
इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरे पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। यानी लेखक इस समय गोवा गए थे जब नवरात्र का और दशहरा पर्व चल रहा था। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में मां दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा भी यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। दसऱ्याला आपल्याला माहिती असेल काय असतात ते आपट्याची पाणी। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा आहे। मित्रांनो, गोवा या राज्यावरती मराठी संस्कृतीची झलक बघायला आपल्याला मिळते, कारण महाराष्ट्र राज्याला लागून आहे गोवा राज्य। या गोवा राज्यामध्ये कोकणी प्रकारची मराठी भाषा बोलली जाते, पोर्तुगीज भाषा बोलली जाते, इंग्रजी भाषाही बोलली जाते। आणि आपले जे महाराष्ट्राचे काही पारंपरिक सण आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या आनंदाने उत्सवाने साजरे केले जातात। देखो दोस्तों, आगे सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। लोगों ने वे चाली रीतियां परंपरा लोग गोवा राज्य के अभी भी नहीं भूले हैं। इस प्रकार लेखक हमें गोवा शहर का प्राकृतिक सुंदर वर्णन और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का शाम का वर्णन, बीताए हुए क्षण का वर्णन सुंदर अक्षरों के साथ, शब्दों के साथ हमारे सामने रूबरू करते हैं। दोस्तों, अगर बन सके तो जीवन में बड़े होने के बाद आप भी गोवा राज्य को एक बार भेंट दीजिए, पर्यटन कीजिए। दोस्तों, तो गोवा की संस्कृति कैसी है, अंतिम भाग के पाठ में हम देखते हैं। तो दोस्तों, सुगम्य सागर तट पर बसा गोवा प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति काफी प्राचीन है। आजादी से पहले गोवा पुर्तगाल और फ्रांस का उपनिवेश था, यानी फ्रांस और पुर्तगीज का राज था। इस वजह से आज भी यहाँ के रहन सहन खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। यहाँ लगभग 80% लोग ईसाई धर्म के हैं। गोवा की एक खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। दक्षिण गोवा में ईसाई समाज का प्रभाव अधिक है, लेकिन वहाँ के वास्तुशास्त्र में हिंदू प्रभाव हमें दिखाई देता है। गोवा में अत्यंत प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, जबकि उत्तर गोवा में पुर्तगाली वास्तुकला के नमूने ज्यादा दिखाई हमें देते हैं। वे बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गोवा जैसे मैंने देखा यह पाठ हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों, कुछ शब्दार्थ अपने नोटबुक कॉपी में आपको लिखने हैं। यह शब्दार्थ और मुहावरे मन तरंगायित होना इसका अर्थ है मन उमंग से भरना, निजात पाना, मुक्ति पाना, दो चार होना, जूझना, और जेब ढीली होना, जेब खाली होना, पैसे खर्च करना। इस प्रकार कुछ शब्दार्थ भी अपने नोटबुक कॉपी में आपको यह लिखने हैं। दोस्तों, कुछ स्वाध्याय में आपको
देना चाहता हूं, अपनी नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है। तो दोस्तों पन्ना नंबर 22, इसमें है प्रवाह। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें उप प्रश्न पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए। और तीसरा है लिखिए। चौथा है सूची बनाइए। और पांचवा है कृति पूर्ण कीजिए। और छठा है बेनालिया, अंजुना तथा कलिंगुड बीज की विशेषताएं। तो दोस्तों यह प्रश्न, यह प्रश्न, यह प्रश्न, यह और यह यानी 1 से 6 जो उप प्रश्न है वो आपके नोटबुक कॉपी में आपको स्वाध्याय के तौर पर लिखने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पहली इकाई का 5वां पाठ गोवा जैसे मैंने देखा यह समाप्त होता है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।